Good morning, student. Today we are going to discuss chapter 3 water resources. आगे हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जो एंशियंट टाइम में जो हमारे डैम का वो था बनाने का तरीका था, वो आज से नहीं बहुत पहले से चलता चला आ रहा है। आज हम उसी पे आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले के जो भी हमने देखे हैं कि एंशियंट टाइम में जो डैम्स बनते थे उनका केवल ज़्यादा एम नहीं होता था, उनका मेन एम होता था इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना। उसके बाद और कोई एम नहीं था उस समय का। लेकिन आज के डेट में हमारे सामने केवल यही इतना एम नहीं है, बल्कि इसका मल्टीपर्पज हो चुका है। यानी एक से ज़्यादा कई आपके जो है एम हमारे उससे कहीं न कहीं जो है हमारी उससे एक से ज्यादा नीड सेटिस्फाई होती है। जैसे आप बात करें कि उससे इरिगेशन फैसिलिटी भी मिलती है। आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराना या इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, फ्लड कंट्रोल, मतलब बहुत से एम है जो उससे जो है हम अपना जो है सेटिस्फाई करते हैं अपनी नीड, या फिर हम कहते हैं एक से ज्यादा एम जो है हमारी पूरे होते हैं। इस तरीके से आज के डेट में डैम जो बनता है उसका हम जरा देख लें कि क्या डैम क्या होता है। तो डैम देख लीजिए, वही जो आपने पीछे पढ़ा है वही सेम आज भी होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रैक्ट्स डायरेक्ट्स और रिटार्ड्स द फ्लो, ऑफ्टन क्रिएटिंग अ रिजर्वायर्स, लेक और इम्पाउंडमेंट। मतलब यहाँ पे अगर देखें तो आज के डेट में जो है इसका थोड़ा सा प्रारूप बदल चुका है, या फिर कह लें कि इसका बनाने का तरीका बदल चुका है। कि है वही चीज है, आपका एक बैरियर बना करके वाटर को कहीं न कहीं कंज्यूम किया जाता है, या फिर कह लें कि स्टोर बनाया जाता है, जिससे हम आने वाले समय में हम उसका यूज कर लें। जैसे एक समय होता है कि जब रेनी सीजन होता है, जिस समय बहुत ज्यादा फ्लडेड होती है रिवर, उस समय तो वाटर फैसिलिटी होती है। लेकिन उसके बाद जब वाटर फैसिलिटी समाप्त हो जाती है, यानी कि जब समर सीजन आ जाता है या विंटर सीजन आ जाता है, उस समय हम कैसे वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करें, उसके लिए हम क्या करते हैं, डैम बनाते हैं। जिससे अच्छा, डैम बनाने के लिए सबसे पहली चीज तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं जो है ये डैम ऐसे जगह बनाया जाए जहां पे थोड़ा सा हाइट ज्यादा हो, यानी हाई अल्टीट्यूड वाला सिचुएशन हमें चाहिए। क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे नहीं बनाएंगे, ऊंचाई वाले स्थान पे नहीं बनाएंगे, तो उसका फ्लो नीचे वाले स्थान तक हम उसकी सप्लाई दे कैसे पाएंगे। तो इस तरीके से हम सबसे पहले ऑब्जर्व यही करते हैं कि कौन सी ऊंचाई वाली जगह है या कौन सा हाई अल्टीट्यूडनल पोजीशन है जहां पे हम ले जा करके इस डैम को बनाएं, जिससे हम उसमें वाटर स्टोर कर सकें और फिर अदर प्लेसेस पे या वहां से रूट्स बना करके हम सबको इरिगेशन या ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जब तक ऊंचाई नहीं होगी तब तक हम टरबाइन टर्न नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वाटर फोर्स ज्यादा चाहिए। इस तरीके से तो बैरियर तो बनता है आज भी, यही एंशिएंट टाइम में भी बनता था कि बैरियर तो उस समय भी बनाया जाता था, आज के डेट में भी बैरियर बनता है। डैम में बैरियर बना करके उसमें वाटर स्टोर करते हैं। जो फ्लो होता है वाटर का उसको क्या करते हैं, उसमें कंट्रोल करते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट मतलब एक रूट बना करके उसको हम सप्लाई देते हैं, चाहे जहां भी भेजना हो। तो जो आपका करंट है या फ्लो है जो आपके वाटर का, उसको कंट्रोल करके अपने मन मुताबिक उसको क्या करते हैं, उस वाटर को अपने वे के अकॉर्डिंग हम डिस्चार्ज करते हैं। उसके फ्लो को कंट्रोल करके हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, जिससे हमें जिस साइड में भेजना हो, जिस एरिया में हमें भेजना हो, वहां पे हम क्या करें, वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, या जिस हिसाब से जितने स्पीड से हम टरबाइन टर्न कराना चाहते हो उसी स्पीड से हम क्या कर सकें, उस वाटर के फोर्स का हम यूज कर सकें। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिजर्वायर बनाते हैं उस पे। वाटर रिजर्वायर इसलिए बनाते हैं कि जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे, या लेक्स, बड़ा लेक बनाएंगे, जब तक लेक नहीं बनाएंगे तब तक स्टोरेज नहीं होगा। और स्टोरेज बना करके फिर हम जब रिजर्वायर बना लेते हैं तो रिजर्वायर से हम क्या करते हैं, वाटर की सप्लाई जिधर चाहते हैं उधर जनरेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वो बड़े बड़े गेट लगा के उसका जो है रूट ब्लॉक करके, या जिस हिसाब से चाहते हैं उधर रूट ओपन करके हम क्या कर सकते हैं,
अलग अलग क्षेत्र में हम या अलग अलग एरिया में हम जो है वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज के डेट में केवल एक एम नहीं रह गया है डैम बनाने का, या जो हमारा प्रोजेक्ट है वाटर प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं, इसीलिए नाम दिया गया है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, कि जो रिवर पे हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें केवल और केवल एक ही एम नहीं सॉल्व होना चाहिए, बल्कि हमारे कई उद्देश्य हमारे सामने पूरे होते हुए नजर आने चाहिए। जैसे अब यहाँ पे देखें कि क्या क्या एडवांटेज मिल जाते हैं या क्या क्या एडवांटेज हैं डैम बनाने के, उसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो एडवांटेजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अगर देखा जाए तो हम डैम के थ्रू हम इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं। आपको मैंने पीछे टॉपिक पे पढ़ाया था कि आज के डेट में इंडिया के 20% जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करते हैं या टोटल इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी कंजम्पशन है उसी के लिए तो प्रोड्यूस करते हैं, तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसका 20%, यानी अगर हम देखें तो 20% जो है वो अकेले कहां से प्रोड्यूस करते हैं, वो अकेले प्रोड्यूस करते हैं आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यानी हाइड्रोलॉजिकल वे से हम प्राप्त करते हैं, यानी रिवर पे प्रोजेक्ट बना करके टरबाइन टर्न करा करके रिवर के वाटर के फोर्स का यूज करके हम क्या करते हैं, हम 20% इलेक्ट्रिसिटी, टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 20% हम जनरेट करते हैं। तो एक एडवांटेज ये है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है इससे। दूसरा, वाटर सप्लाई, चाहे वो अर्बन एरियाज हो चाहे वो रूरल एरियाज हो, कहीं भी आपको सप्लाई देनी है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करनी है, तो वो कहां से होगा, वो इन्हीं के द्वारा रूट्स बना करके, जो हमारे क्या हैं, जो हमने लेक बनाए, डैम बनाए, जो भी बनाया हमने स्ट्रक्चर, उसी के थ्रू हम रूट्स या कैनाल बना करके हम क्या करते हैं, उन एरियाज में वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आगे हम और इस पे बात करेंगे। जैसे एक सरदार सरोवर डैम बनाया गया था, वो बनाया गया था, अभी इस पे और ज्यादा नर्मदा रिवर पे बना हुआ है, इसमें कुछ और भी प्रॉब्लम्स भी हैं, उसको भी हम फेस करते हैं, उसको भी अभी हम देखेंगे। लेकिन पहले एक चीज समझ लीजिए, वाटर सप्लाई की बात चली है तो हमने देखा कि सरदार सरोवर डैम बनाया गया, और उस सरदार सरोवर डैम को बनाने का मेन एम जो हमारा रहा है वो ये रहा है कि कम से कम 4 स्टेट्स को हम वाटर सप्लाई प्रोवाइड कर सकें। कौन कौन से? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इन 4 स्टेट्स को हम देखें कि वाटर सप्लाई, जो ड्रिंकिंग वाटर, तो वाटर सप्लाई की बात करें तो इन 4 स्टेट्स को, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात को वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई वो कहां से मिलती है, वो इसी आपके प्रोजेक्ट से, यानी सरदार सरोवर डैम पे जो आपका नर्मदा रिवर पे प्रोजेक्ट बनाया गया सरदार सरोवर डैम नाम से, वो क्या है, वो इन स्टेट्स को वाटर सप्लाई प्रोवाइड करता है। अगला अगर देखें तो ये ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो गई। दूसरा, इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई देने के लिए भी, अगर इरिगेशन सिंचाई करवानी है तो उस इरिगेशन के लिए जो वाटर नीड है वो भी फुलफिल करना इसी डैम के थ्रू ही होता है। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे वाटर फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, उन एरियाज में भी रूट्स या कैनाल बना करके हम क्या करते हैं, वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे राजस्थान के 124 विलेज हैं जिनको हम देखते हैं कि इससे हम जो है वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इरिगेशन के लिए भी और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी देते हैं। दूसरी चीज अगर देखा जाए, गुजरात के 9000 से ऊपर 9490 में भी जो आपके विलेजेस हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है, और मोर देन 100 टाउन्स हैं जो कि आपके जो है वाटर फैसिलिटी आपको या इरिगेशन फैसिलिटी आपको क्या है, इन्हीं सरदार सरोवर डैम के थ्रू ही वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आपको क्या है, ये आपको इरिगेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, यानी ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज इन रिजर्वायर या फिर इन डैम्स या फिर आपके इस मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट का है। अगला देखते हैं फ्लड कंट्रोल। आपको बताते चलें कि इसी के थ्रू जो रिवर है, रिवर पे डैम बना करके ही हम फ्लड कंट्रोल भी करते हैं। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा फ्लडेड हो जाता है, जो कि अगर हम कंट्रोल कर लें तो उससे हमारा क्या होगा, एग्रीकल्चर एरिया बढ़ जाएगा।
क्योंकि वहां पे हम क्रॉप पैटर्न फॉलो करा सकते हैं और वहां अच्छा खासा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने के लिए भी अगर हम रिजर्वायर बना करके उस एरिया में फ्लडेड होने से उस एरिया को बचा लें तो क्या हो जाएगा, वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ई फ्लड कंट्रोल का भी कार्य करता है आपका डैम। अगला है, अगर देखा जाए तो हमारे पास आता है इनलैंड नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग। अगर देखा जाए तो क्या है, जो लैंडफॉर्म है उसको भी हम अच्छे तरीके से, जो इनलैंड फैसिलिटी है जैसे रिजर्वायर बना करके इनलैंड फैसिलिटी के रूप में क्या है, उनको जो है सप्लाई दे सकते हैं, वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं रूट्स के थ्रू, या कैनाल बना करके हम क्या कर सकते हैं, उनको वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे वो इरिगेशन भी कर सकते हैं और फ्रेश वाटर, ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड कर सकते हैं उनको। दूसरी चीज फिश ब्रीडिंग। उस रिजर्वायर में हम चाहें तो जो आपका लेक्स बना हुआ है या डैम बनाए हुए हैं वहां पे फिश ब्रीडिंग भी बहुत बड़े लेवल पे किया जा सकता है। यानी कि फिशरीज की का जो आपका एक ट्रेड चलता है उसमें भी हम इसके थ्रू एडवांटेज ले सकते हैं और लिया भी जाता है बहुत बड़े लेवल पे। तो ये कहीं ना कहीं ये सभी आपके जो है क्या है, ये सभी आपके बेनिफिट आपको, या ये सभी एम आपके सॉल्व होते हुए इसी के थ्रू, डैम के थ्रू ही नजर आ रहे हैं। इसीलिए इसको केवल प्रोजेक्ट नहीं कहा जाता है, इसको मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट बताया जाता है, क्योंकि ये कई एम या कई पर्पज हमारे सॉल्व हो रहे हैं। अगला है, हम देखते हैं कि इसी से कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। भाखरा नांगल प्रोजेक्ट की बात कर लें तो भाखरा नांगल प्रोजेक्ट आपका बना हुआ है सतलज और ब्यास रिवर पे। अब यहाँ पे देखें, सतलज ब्यास रिवर पे जो प्रोजेक्ट भाखरा नांगल बना हुआ है इसके थ्रू भी हम इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने, हाइड्रोलॉजिकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी और फ्लड से भी, जो ब्यास रिवर है चूंकि ये नदन बेल्ट में पड़ता है आपका, वहां से अच्छा खासा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों को हम अच्छा खासा फैसिलिटी प्रोवाइड कर लेते हैं भाखरा नांगल प्रोजेक्ट से। आगे देखते हैं, एक और है हीराकुंड प्रोजेक्ट। हीराकुंड प्रोजेक्ट में हम बात करें तो हीराकुंड प्रोजेक्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये महानदी बेसिन पे बना हुआ है। महानदी बेसिन पे बना हुआ है ये, यानी कि उड़ीसा क्षेत्र को वाटर सप्लाई आपको जनरेट करेगा, या उड़ीसा क्षेत्र में के जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं एज अ उड़ीसा स्टेट में जो है आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो महानदी पे बना हुआ है तो वहां पे मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों को कहीं ना कहीं इससे बेनिफिट मिलेगा। किस टाइप का बेनिफिट मिलेगा, वही जो आपको पीछे एडवांटेजेस अभी हमने काउंट कराए वो सभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने का कार्य करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फ्लड कंट्रोल होता है, या फिर हम कह दें फिश ब्रीडिंग होती है। इस टाइप से ये सभी इरिगेशन वाटर सप्लाई जनरेट होती है। ये सभी हीराकुंड प्रोजेक्ट से ये सभी पर्पज हमारे सॉल्व होते हैं। ये भी आपका एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जो कि आपके सामने है। अब हम बात करते हैं इन सभी पर्पज को सॉल्व करने की वजह से जो जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने देखा कि इस डैम या ये मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के थ्रू हमें एक नहीं कई एम हमारे सॉल्व हो रहे हैं। और हम एक चीज जानते हैं कि किसी भी धर्म का सबसे मेन एम होता है कि सबको कहीं ना कहीं क्या बेनिफिट पहुंचाना, या किसी भी धर्म को हम बात करें, किसी भी धर्म से रिलेटेड बात करें तो उसका क्या है, मेन एम यही होता है कि प्राणी मात्र को कहीं ना कहीं सुख प्रदान करना। इसीलिए उन्होंने देखा कि एक नहीं कई तरीके से बेनिफिट हो रहा है, इसलिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम्ड द डैम एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। यानी कि टेम्पल, यहां तक कि उसको एक मंदिर की उपाधि दे दी गई जवाहरलाल नेहरू के थ्रू, क्योंकि उनके द्वारा इसलिए इसको टेम्पल कह दिया गया क्योंकि इससे एक नई कई एम हमारे सॉल्व हो रहे हैं, कई पर्पज हमारे सॉल्व हो रहे हैं। इस तरीके से एक से ज्यादा उद्देश्य कहीं ना कहीं हम प्राप्त कर रहे हैं, एक से ज्यादा हमारे जो पर्पजेज हैं वो सॉल्व हो रहे हैं। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने बड़े प्राउडली इसको कहा कि जो है ये मॉडर्न इंडिया का एक टेम्पल है,
जो कि क्या करता है, प्राणी मात्र को सुख प्रदान करने का कार्य कर रहा है। एक नहीं कई एम हमारे कहीं ना कहीं या कई पर्पज हमारे क्या हो रहे हैं, इससे पूर्ण हो रहे हैं। आगे चलते हैं। ये तो रहा आपके एडवांटेजेस और ये सभी चीजें, लेकिन अब इसी में थोड़ी सी बात करते हैं कि हम फिजिक्स का रूल भूल नहीं सकते हैं। हमको पता है कि क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया जरूर होगी, तो वही यहाँ भी है कि जरूरी नहीं है कि जो हमारा रिवर प्रोजेक्ट बना, अभी तक हमने जो सारे उसके गुण ही देखे हैं, अब अवगुण पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कुछ इसके डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक भी हैं, क्या क्या हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या क्या है। पहला है डिसएडवांटेजेस में हम बात कर लें कि रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर्स अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो कॉजिंग एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम। यानी जरूरी नहीं है कि सभी चीजें अच्छी, जो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो सब अच्छा ही है। कुछ जगहों पे आपको इसका जो है ड्रॉबैक भी देखने के लिए मिल रहा है, और डिसएडवांटेजेस किस रूप में दिख रहा है वो देखिए। जैसे जब हम रेगुलेट करते हैं, वाटर रेगुलेट करते हैं या डैम बनाते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए रिवर वाटर को, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, जो नेचुरल फ्लो था वो तो कहीं ना कहीं बाधित हुआ। और हम जानते हैं कि जो रिवर के द्वारा बनाया हुआ अपना फ्लो है वो एक कहीं ना कहीं इसको देखते हुए वो प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, या रिवर ने खुद जहां पे देखा है अपना वे बनाने लायक वहीं बनाया हुआ है। अब हमने क्या किया, उसमें कहीं ना कहीं क्या किया, इंटरफेयर किया। तो जब हम नेचर से कहीं ना कहीं नेचुरल प्रोसेस में इंटरफेरेंस होता है हमारा, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट भी देखने के लिए मिलता है, और वो इफेक्ट जो है अच्छा नहीं बल्कि खराब ही देखने के लिए मिलता है। आज आप देख सकते हैं अपने जीवन में भी कि हमने बहुत कुछ इधर उधर किया, नेचर के साथ जो है छेड़छाड़ की, और उसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं, अच्छे खासे तरीके से भुगत रहे हैं। तो उसका परिणाम आज हम यहाँ पे भी देखेंगे कि जब क्या हुआ, जब हमने डैम बनाया या रेगुलेट करने के लिए जो वाटर का फ्लो था वो जहां से चल रहा था वहां से ना होकर के बल्कि किसी और दिशा में हमने मोड़ने का प्रयास किया, तो उससे क्या हुआ, एक्सेसिव सेडिमेंटेशन। यानी जो हमारे नीचे जो एलुवियल होती है, या फिर हम कहते हैं कि जो घुली हुई मिट्टी होती है वाटर के साथ, तो वो कहीं ना कहीं जाकर के वो डिपॉजिट होगी, और उस डिपॉजिट, एक तो पहला चीज नेचुरल फ्लो हमने गड़बड़ कर दिया, जो नेचुरल फ्लो था वो डैमेज किया, अपने अकॉर्डिंग उसका फ्लो बनाना स्टार्ट किया, तो जो उसका सेडिमेंट्स था वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा, और जो रूट हमने बनाए वहां पे वो जब डिपॉजिट होगा, तो डिपॉजिट होते होते जो हमने क्या किया था, डीप पोर्शन क्रिएट किया था, कैनाल बनाया था, उसके बीच में ही जब वो क्या होगा, डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा, तो जो गहराई थी वो कम हो गई, उसकी जो उसकी डीपनेस थी वो कम हो गई, और कम होने की वजह से जो वाटर हम उसमें फ्लो कराएंगे उस कैनाल में, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ऊपर निकल आएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, वहां का जो पॉपुलेशन होगी वो भी इफेक्ट करेगा, उसके ऊपर भी, वहां का जो वेजिटेशन होगा उसके ऊपर भी, एग्रीकल्चर लैंडफॉर्म होगा उसके ऊपर भी, और जो एक्वेटिक लाइफ होगी वो भी कहीं ना कहीं उससे ज्यादा से ज्यादा डैमेज होगी। इस तरीके से जो सेडिमेंटेशन है, उसका जो डिपोजिशन है, वो कहीं ना कहीं सेडिमेंट्स ये इफेक्ट डालना स्टार्ट करेगा। दूसरा हम देखते हैं, सेकेंड, डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फाउना टू माइग्रेट। जो माइग्रेशन होता था, जो पक्षियों का आना जाना या फ्लोरा और फाउना का जो कॉम्बिनेशन था, जो हमारे फाउना थे, जंगली जानवर थे, उनका कहीं न कहीं क्या होगा, रूट हम क्या है डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे वो जंगल थे या जहाँ पे ट्रीज पाए जाते थे इसके पहले, वहाँ पे आपने क्या किया, एक मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट बना दिया, वहाँ डिफॉरेस्टाइजेशन किया गया होगा, तभी वो उस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया होगा। तो जब डिफॉरेस्टाइजेशन किया गया तो वहाँ का जो एक्वेटिक लाइफ होगा वो कहीं न कहीं डिस्टर्ब होगा, वो कहीं न कहीं वहाँ से पलायन कर जाएगा, वहाँ पे नहीं रहेगा। जो हमारा माइग्रेशन होता था, बाहर से भी जो जानवर आते थे या फौना जो आते थे, वो कहीं न कहीं क्या होंगे, वो डिस्टर्ब तो होने ही होने हैं। तो ये भी कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा बैड इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगला, थर्ड, इरिगेशन हैज ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न। अब बात करते हैं कि इरिगेशन जो हमारा है वो कहीं न कहीं क्रॉप पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहा है।
क्या था, पहले जो नेचुरल प्रोसेस में था कि यहाँ से फ्लो हो रही थी तो वहाँ पे अच्छा खासा जो है फ्लो मिलता था, चूंकि नेचुरल प्रोसेस से होकर के जाती थी। तो जो एरिया जहाँ पे रिवर वाटर अच्छे खासे रूप से फिल होता था, अब वो एरिया क्या किया गया, बैन कर दिया गया। अब वहाँ से रूट्स बना दी गई हैं और एक तरीका बना दिया गया कि आज यहाँ पे वाटर इतना ही कंज्यूम करने के लिए दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो वहाँ पे क्रॉप पैटर्न जो होगा वो चेंज होगा। कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पे बहुत अच्छा क्रॉप पैटर्न हो जाएगा क्योंकि वहाँ वाटर फैसिलिटी अच्छे ढंग से पहुँच रही होगी। कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पे वाटर फैसिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डैमेज होगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इरिगेशन फैसिलिटी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि इक्वली सभी जगह दिए जाएं। जैसे क्या होता है, अब जब हम यहाँ पे डैम बना लेते हैं तो हम ज़्यादातर रूरल एरियाज को ना देख करके अर्बन एरियाज में हम पड़ जाते हैं। यानी अर्बन एरियाज को ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, बल्कि रूरल एरियाज को कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं। और जो हमारा क्रॉप पैटर्न होता है या फिर जो हम कह दें एग्रीकल्चर लैंडफॉर्म होती है, एग्रीकल्चर करने का प्रोसेस होता है, वो कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में ही होता है। उन एरियाज को वाटर फैसिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं दे करके, बल्कि जो आपका ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी देते हैं हम सिटी वाले पोर्शन को, या फिर हम कह दें कि अर्बन एरियाज को देते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए डैमेज हो जाता है और वो इरिगेशन फैसिलिटी उस लेवल तक नहीं दे पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्रॉप पैटर्न को चेंज करती है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत अच्छी खासी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, वहाँ का क्रॉप पैटर्न दूसरा हो जाएगा। दूसरा हम बताते हैं कि गैप बिटवीन द रिचर लैंड ओनर्स एंड द लैंडलेस पुअर। मतलब अगर देखा जाए तो अब ये जो आपने इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की, जो लैंडफॉर्म जिनके पास है, क्योंकि जब आपने यहाँ पे डैम बनाया तो उसमें बहुत से लोग ऐसे रहे, जैसे एक एग्जांपल है सरदार सरोवर डैम, इसीलिए उसको बनाते समय वहाँ एक मूवमेंट चलाया गया था, नर्मदा बचाओ मूवमेंट। नर्मदा बचाओ मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा हम समझ लें कि नर्मदा बचाओ मूवमेंट इसलिए चलाया गया था कि वहाँ के जो लोग थे, जो पुअर पर्सन्स थे, उनकी कहीं ना कहीं लैंड फॉर्म हम ऑक्यूपाई कर रहे थे। किस लिए? गवर्नमेंट ऑक्यूपाई कर रही थी केवल सरदार सरोवर डैम बनाने के लिए। जब सरदार सरोवर डैम बनाने के लिए आपने ऑक्यूपाई किया उनका लैंड फॉर्म, तो वो लैंडलेस हो गए। तो जब लैंडलेस हो जाएगा व्यक्ति, तो वो एग्रीकल्चर, चूंकि उनका मेन एम तो एग्रीकल्चर था, अब वो क्या हो गया, उनके पास लैंड फॉर्म रही नहीं, तो वो एग्रीकल्चर करें कहाँ से। और कुछ ऐसे रहे जिनका जो लैंड फॉर्म था वो उस बीच में नहीं आया, उस एरिया में नहीं आया जिस एरिया में उन्होंने डैम बनाया, तो उनके पास तो लैंड फॉर्म अभी भी है। तो वो लैंड ओनर्स जो हैं वो अपने लैंड फॉर्म पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर करेंगे। क्यों? क्योंकि अब वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड है, वहां से कैनाल बना करके हम उनको वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्रॉप पैटर्न भी इसी वजह से चेंज हो गया उनका, वो 3 क्रॉप पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, 2 क्रॉप पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो लैंडलेस हो गए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। तो जो लैंडलेस पर्सन है, जिनके पास कोई लैंड फॉर्म नहीं है, वो किस पे एग्रीकल्चर करें? तो उनका कहीं ना कहीं क्या हो गया, उनका जो जीवन है, उनका जीवन स्तर बहुत नीचे हो गया। और जीवन स्तर नीचे होने की वजह से हम देखें कि दोनों के बीच गैप बन गया। गैप क्या बन गया? एक बहुत ज्यादा पैसे वाला हो गया, एक बहुत ज्यादा कम हो गया। यानी एक पुअर का पुअर ही रह गया और कुछ जिनके पास लैंड फॉर्म बचे रहे उनका क्या हो गया, वो रिचेस्ट पर्सन में कन्वर्ट होते चले गए। इस तरीके से जिसने, अब यहाँ पे एक कहीं ना कहीं कष्ट तो होना ही होना है। एक व्यक्ति जिसने अपना लैंड फॉर्म गवर्नमेंट के हाथों में दे दिया केवल इसलिए, सेक्रीफाइस कर दिया इसलिए कि चलो ये रिवर प्रोजेक्ट बन जाएगा तो सबको बेनिफिट होगा, यानी कई स्टेट्स इससे बेनिफिट उठाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति का कोई ध्यान नहीं रखा गया और उसको कहीं ना कहीं वहां से पलायन करना पड़ा। और आज के डेट में वो लैंडलेस पर्सन क्या है, किसी अदर पर्सन के वहां जॉब करता है या किसी अदर लैंड ओनर के वहां उसके लैंड फॉर्म पे एग्रीकल्चर करके किसी तरह से पेट भरता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, ये गैप बनना स्टार्ट हो गया। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। आगे देखते हैं इनर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो एक चीज आपको बता दिया कि जो नर्मदा बचाओ मूवमेंट चलाया गया था वो इसीलिए चलाया गया था क्योंकि वहां से बहुत से लोग क्या हो रहे थे,
वहाँ से लैंडलेस हो रहे थे और उनको वहाँ से कहीं ना कहीं दूसरी जगह डिस्प्लेस किया जा रहा था। उन एरियाज को गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई किया। दूसरी चीज ये रही कि वहाँ का जो एक्वेटिक लाइफ था वो भी डैमेज हुआ। इसके लिए वहाँ पे चूंकि डायरेक्ट कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ था, वहाँ पे एनजीओज के थ्रू, नॉन गवर्नमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे एक वर्ड आया है एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटेड ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इसको क्या किया गया, उस पूरे एरिया को इन्होंने ध्यान में रखा और उसके लिए मूवमेंट चलाया। वहाँ के लोग भी जुड़े, जिसमें बहुत बड़ा नेम आता है, एक मेधा पाटकर का आता है, जिन्होंने एक सोशल वर्कर हैं, इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी कि ये ना बनने पाए। सरदार सरोवर डैम जो आपके नर्मदा रिवर पे बनाया गया, तो उससे कहीं ना कहीं बहुत से लोग जो है डिस्प्लेस किए गए। बहुत से फॉरेस्टेड एरिया जो है वो क्या किए गए, वहाँ पे डिफॉरेस्टाइजेशन किया गया, जिससे वहाँ पे वाटर कंज्यूम किया जा सके या वाटर स्टोर किया जा सके। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्या है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई किसकी वजह से, इन डैम की वजह से। अब आते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। नेक्स्ट टॉपिक है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। ये क्या है, ये है कि जब आप क्या करेंगे, किसी भी, जैसे कोई रिवर आपकी फ्लो हो रही है, तो जब रिवर फ्लो होगी तो वो कहीं ना कहीं, ये जरूरी नहीं है कि एक ही स्टेट से होकर के फ्लो हो, उस रिवर का राइजिंग पॉइंट कहीं और होगा, उसका फ्लोइंग जो होगा वो, या फिर कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम जो होगा वो कहाँ होगा, वो हो सकता है दूसरे किसी अदर स्टेट से हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपके बुक में दिया भी है, जैसे कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। उसमें क्या है, कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट को क्या मैटर था, क्योंकि एक स्टेट, जैसे मान लीजिए हम देखें कि गोदावरी रिवर पे महाराष्ट्र में वो चाहते थे कि हम जो है एक रिवर रिजर्वायर बना लें, या फिर कह लें एक डैम बना करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लें, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करें अपने किसानों को। तो चूंकि वो क्या है, गोदावरी रिवर अगर देखा जाए या कृष्णा रिवर देखा जाए तो महाराष्ट्र से होकर के आंध्र प्रदेश की तरफ होते हुए जाकर के ईस्टर्न घाट में जाकर के क्या होती है, वो मर्ज होती है या माउथ क्रिएट करती है। तो जब क्या होगा, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक से होकर के जब जाएगी रिवर, और आप ऊपर की साइड में अगर आप रिजर्वायर बनाएंगे तो वहां पे आपने वाटर उसका क्या किया, कंज्यूम कर लिया। तो जब वाटर वहीं कंज्यूम हो जाएगा, आप स्टोर बना लेंगे या डैम बना करके उसको कहीं ना कहीं क्या करेंगे, स्टोरेज बनाएंगे वाटर का, तो उसका वाटर जो है अदर स्टेट, जो दूसरे स्टेट से होकर के वो रिवर जा रही है, उस स्टेट के लोगों को वाटर क्राइसिस होना शुरू हो जाएगा। यानी कि वहां के जो किसान हैं उनके लिए इरिगेशन की प्रॉब्लम आएगी, उन फार्मर्स का क्या होगा। तो इस तरीके से इस मैटर को लेकर के ये दोनों स्टेट लेकर के, चूंकि हाईकोर्ट तो जा नहीं सकते क्योंकि अलग अलग स्टेट के अलग अलग हाईकोर्ट हैं, तो इस टाइप के डिस्प्यूट को सॉल्व करता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और एट लास्ट उसने डिसीजन दिया कि इतने % वाटर ही, जैसे उस रिवर का इतना % वाटर ही आप क्या कर सकते हैं, एक स्टेट यूज कर सकता है। तो आप उस पर अगर रिजर्वायर बनाएंगे या आप उस पर मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो नेक्स्ट जो अगला स्टेट है जिससे होकर के जा रही है, नीचे वाले स्टेट को उसका वाटर फैसिलिटी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, उसका फ्लो कम हो जाएगा। इस वजह से इस पे आप रिजर्वायर नहीं बना सकते। इस तरीके से ये जो डिस्प्यूट क्रिएट होता है वो इसी वजह से, जो आपका प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, उनकी वजह से ये आपका डिस्प्यूट क्रिएट होता है। नेक्स्ट आपके आते हैं कि फ्लड ड्यू टू सेडिमेंटेशन। पीछे हमने एक बार डिस्कस किया था कि जब सेडिमेंट्स डिपॉजिट होगा, जैसे मैंने कह दिया एक डीप रूट बनाए हुए हैं या डीप कैनाल बना करके हम कहीं वाटर सप्लाई दे रहे हैं, जब उसमें क्या होगा, वाटर के साथ साथ जो आपका क्या है, सेडिमेंट्स घुलता हुआ जाएगा और वहां नीचे उसके बॉटम लेयर पे डिपॉजिट होता चला जाएगा, तो उसका क्या हो जाएगा, वो शैलो हो जाएगा, वो एरिया स्वेलो हो जाएगा। तो जब वो रूट स्वेलो हो जाएगा तो जब हम उसमें वाटर क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ऊपर वाटर जो होगा वो ऊपर फैल जाएगा, जिसकी वजह से वो पूरा एरिया फ्लडेड हो जाएगा। इसकी वजह से देखा जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो अचानक उसमें, जैसे कुछ ऐसे रिजर्वायर होते हैं जिसमें डिपॉजिट ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिपॉजिशन हो गया है और अचानक बहुत ज्यादा फ्लड आ गया या बहुत ज्यादा वाटर आ गया, जैसे अभी रेनी सीजन आने वाला है, इस समय क्या होगा, बहुत ज्यादा वाटर उसमें स्टोरेज होगा और अचानक आपको जब उसमें स्टोरेज से बाहर होने लगेगा तो आप अचानक जो है उसको ओपन कर देंगे। जब आप डिस्चार्ज करेंगे उस वाटर से तो कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहां पे पूरा फ्लडेड हो जाएगा, वो सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। आप देखते होंगे गुजरात में बहुत बार आपको सुनने में आया है कि नर्मदा रिवर से क्या होता है, बहुत बार
फ्लड की स्थिति बनती है और बहुत भयंकर फ्लड आ जाती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं वो सेडिमेंटेशन की वजह से भी होता है। अगला है अर्थक्वेक। चूंकि हमने क्या किया, नेक्स्ट आपका टॉपिक है अर्थक्वेक। जो नेचुरल फ्लो था रिवर का वो बैलेंस से, चूंकि नेचुरल प्रोसेस से उसने ड्रेनेज सिस्टम क्रिएट किया था या वाटर फ्लो उसने बनाया था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हमने उसका वाटर जो वे था उसको कहीं ना कहीं बैन लगा दिया, उस पर बॉन्ड कर दिया और उसका स्टोरेज कहीं ना कहीं अलग स्टोरेज बनाया। कहीं एक जगह पे हमने वाटर स्टोर किया, जिससे इसी अर्थ के, ये प्लेट पे ही तो चल रहा है, पूरी अर्थ कई प्लेटों पे टिकी हुई है। तो अगर देखा जाए तो वो वाटर जब फिल होगा तो उससे एक जगह पे भार ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से उस प्लेट का मूवमेंट इधर उधर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब प्लेट्स का मूवमेंट इधर उधर होगा तो ये स्वाभाविक है कि अर्थक्वेक आना ही आना है। तो ये एक कारण अर्थक्वेक का भी बनता है। अगला है वाटर बॉर्न डिसीजेज। जब आप वाटर स्टोर बनाएंगे तो उससे क्या होगा, या वाटर स्टोरेज की वजह से या सेडिमेंटेशन की वजह से जब क्या होगा, जब वहां पे किसी भी एरिया में फ्लड की स्थिति बनेगी तो उन एरियाज में वाटर डिसीजेज होना स्वाभाविक है। और चूंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डैम बनाया है और डैम बनाने के बाद आप डैम जब बनाएंगे तो वाटर स्टोर करेंगे ही करेंगे। तो उसके लिए क्या है, जब वाटर स्टोरेज करेंगे तो वो जो वाटर स्टोर हो रहा है उसकी वजह से वाटर डिसीजेस फैलनी स्वाभाविक हैं। इस तरीके से वाटर डिसीजेस को भी ये जन्म देता है। ये इतने आपके क्या है डिसएडवांटेजेस हैं, और भी डिसएडवांटेजेस इसके बनाए जा सकते हैं या देखे जा सकते हैं। इस तरीके से इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। और कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट आपको बता ही दिया है। नर्मदा बचाओ मूवमेंट भी बनाया गया था, उसको भी बता दिया कि नॉन गवर्नमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उसको चलाया गया था। ऐसे ही हीराकुंड पे भी आपका एक प्रोजेक्ट बनाया गया, एक मूवमेंट चलाया गया था, उसको भी आप देख सकते हैं। ये सभी चीजें आप लोग स्टडी थोड़ा सा कर लीजिएगा। इतनी चीजें थी इस टॉपिक से रिलेटेड, इसको हमने आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट टाइम आपको आगे के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।